स्टार्ट कर दें। ठीक है, इसमें है उत्सर्जन तंत्र या जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ना, इसके अंदर जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो हमारी बॉडी से जो वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट को निकालने के लिए जो ऑर्गेन सिस्टम फंक्शन करता है वो रहेगा हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गेन सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम। हिंदी में इसे कहते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, जो एक्सक्रीशन है ये दोनों में होता है, प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। ठीक है भाई, ये किस में होता है? प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। एक्सक्रीटरी में हमने एक देखा था सबसे इम्पोर्टेंट, जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो उसमें देखा था पूरा खाना डाइजेस्ट होने के बाद, है ना, पूरा जो छोटी आंत क्या करती है, सबसे फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है भाई खाने का? जो छोटी आंत होती है वहाँ फाइनल डाइजेशन होता है, और बड़ी आंत क्या करती है, उसमें से पानी का क्या कर लेती है, एब्जॉर्प्शन कर लेती है, और जो भी वेस्ट होता है हम फिर निकाल देते हैं टॉयलेट में जाके। ये रहता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, वो एक एक्सक्रीटरी है। लेकिन जो मेन आता है ना, वो आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी का रोल, है ना। इसमें जो पढ़ा जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, इसमें किसका रोल आता है? किडनी का। अब किडनी जो करती है एक्सक्रीशन या हमारा उत्सर्जन करती है, वो किस चीज़ का करती है ना। वो वेस्ट कौन से होते हैं? जैसे हमने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद हमारा क्या होगा? डाइजेस्ट होगा, है ना। डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से हम क्या निकाल लेंगे? ग्लूकोज निकाल लेंगे, है ना। ग्लूकोज किस में से निकलेगा? कार्बोहाइड्रेट्स का क्या बनता है? अल्टीमेटली ग्लूकोज बनता है ना। फाइनल क्या बनता है भाई? कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है? ग्लूकोज। और प्रोटीन से क्या बनता है? याद है? प्रोटीन्स का लास्ट क्या बनता था? अमीनो एसिड। और फैट्स का क्या बनता है? फैट्स डाइजेस्ट हो गए, लास्ट क्या आता है? फैटी एसिड। अब कोशिकाएं इनको खाएंगी, है ना। हमने जो खाना खाया था वो तो हमने बड़ी आंच से पानी अब्जॉर्ब करके और जो बचा था निकाल दिया, लेकिन कोशिकाएं भी क्या करती हैं? डाइजेशन करती हैं। तो उनमें से वेस्ट निकलेगा नहीं निकलेगा? निकलेगा नहीं निकलेगा भाई? तो वहाँ भी एक वेस्ट निकलेगा। वो जो वेस्ट निकलेगा वो किस में मिल जाता है? कोशिकाएं अपना खाना खाने के बाद, ये वाला खाना खाने के बाद, डाइजेस्ट करने के बाद वेस्ट निकालेंगे। वो वेस्ट किस में मिलाएंगे? ब्लड में। इसका मतलब हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है? वेस्ट भी होता है ना। वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। जब हम प्लाज्मा पढ़ रहे थे तो मैंने एक वर्ड यूज किया था, वेस्ट भी था वहाँ पे, याद है? न्यूट्रिएंट्स तो होते ही होते, उसी में न्यूट्रिएंट्स आती है। सारी चीज़ें भी किस में जाती हैं? ब्लड में ही जाती हैं, है ना। जाती या नहीं जाती भी? जब मैंने बताया था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें छोटी आंत में क्या होती है? विल्ली, है ना। विल्ली इन सबको एब्जॉर्ब कर लेती है और किस में मिला देती है? ब्लड के अंदर मिला देती है। और ब्लड के अंदर मिला के हमारे सारी बॉडी की जितनी भी कोशिकाएं हैं, सारी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड। अब दूसरा काम ब्लड का ये होता है, जब ये डाइजेस्ट हो गया, कोशिकाओं ने क्या कर लिया? ग्लूकोज यूज कर लिया। ग्लूकोज यूज करके हम क्या बना लेते हैं? एटीपी बनाते हैं मेन, है ना। कितने एटीपी बनते हैं? 38 एटीपी बनते हैं, अगर हमें ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रही है तो। साथ में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये दोनों के दोनों हैं हमारे शरीर के लिए वेस्ट प्रोडक्ट, है या नहीं है भाई? ये एक रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन में हमारे शरीर को इसकी ज़रूरत थी, उसने एटीपी ले लिए, लेकिन दो चीज़ें वेस्ट निकलेंगी, एक निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, एक निकलेगा वाटर। तो ये वाला हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कौन सा सिस्टम निकालता है? कौन सा निकालता है? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र। जब हमने पढ़ा था उसमें देखा था जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकालने का काम करता है लंग्स। जो हमारे फेफड़े होते हैं वो किसको निकालते हैं? निकालते हैं या नहीं निकालते भाई? है ना। कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। और वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है उसके साथ आपने देखा होगा वो होती है मॉइस्ट एयर। भाप निकाली है सर्दियों में, है ना। सर्दियों में अगर भाप भी निकालेंगे तो उसमें क्या होती है? नमी होती है साथ में। गैस तो होती है, साथ में क्या होती है? उसमें नमी होती है। तो कुछ उसके साथ पानी भी निकलता, पूरा नहीं निकलता लेकिन कुछ निकल जाता है, ठीक है। इसके बाद जो प्रोडक्ट होता है एक होता है ये वाला प्रोटीन। प्रोटीन का जो वेस्ट होगा, प्रोटीन जब डाइजेस्ट हो जाती है, अमीनो एसिड, जब अमीनो एसिड भी यूज कर लेगा, राइबोसोम यूज करता है ना। प्रोटीन की फैक्ट्री क्या है? राइबोसोम, वो इनको यूज करेगा। लेकिन इसमें से जो वेस्ट निकलता है वो निकलते हैं, 3 तरह के वेस्ट निकलते हैं अलग अलग उसमें, जो किससे निकलेंगे? प्रोटीन के डाइजेशन से। या तो निकलेगा अमोनिया,
या यूरिया या यूरिक एसिड। ये 3 तरह के वेस्ट बनते हैं हमारे प्रोटीन से। किससे बनते हैं वेस्ट भाई? ये तीनों वेस्ट बनते हैं प्रोटीन के डाइजेशन से। ये 3 तरह के वेस्ट बनते हैं, या तो बनेगा अमोनिया, या बनेगा यूरिया, या बनेगा यूरिक एसिड। लेकिन वो डिपेंड करता है कि जो जीव है वो किस तरह का, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह का वेस्ट निकलता है। अब हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, इंसान की, तो इंसान के अंदर इन तीनों में से कौन सा वेस्ट निकलता है? इंसान के अंदर या जितने भी मैमल्स हैं, जितने भी स्तनधारी हैं, जितने भी जीव अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उन सब में क्या निकलता है? यूरिया निकलता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि यूरिया जो आता है, जो यूरिया एज ए वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, वो किस में निकलता है ना? 4 ऑप्शन दे देंगे, मछली भी दे देंगे, पक्षी दे देंगे, या सांप दे देंगे, साथ में गाय, भैंस या इंसान कोई भी लिख दे तो कौन आएगा? है ना, गाय, भैंस या इंसान, जो भी मैमल्स होंगे स्तनधारी, उनमें क्या निकलता है भाई? यूरिया निकलता है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें ये यूरिया निकालना अब अपनी बॉडी से। क्या निकालना है? यूरिया निकालना है। और यूरिया निकालने में हमारी बॉडी का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो हेल्प करेगा। ठीक है, कौन सा है? किडनी। कौन सा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो? किडनी। और कितनी होती हैं? 2 होती हैं, 2 किडनी होती हैं। उससे पहले हम देखते हैं प्लांट्स में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कैसे हैं। जो पौधे होते हैं उनमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कैसे होता है। जो प्लांट्स होते हैं उनमें जस्ट दिखा रहा हूँ किस तरह से निकलता है। जो वेस्ट निकालते हैं, प्लांट्स में भी वेस्ट निकलता है। क्वेश्चन इसमें आए ना आए, बट जो वेस्ट होता है इस तरह से निकालते हैं। जैसे कई बार देखा हुआ इस तरह के पत्ते पे दूध सा निकल जाता है, वो उसका वेस्ट निकलता है। या कई बार आपने वो देखा होगा जो लेटेक्स ट्री होता है जिससे रबड़ निकलती है ना, जो लेटेक्स ट्री होता है उससे क्या बनाते हैं हमें, उसमें भी इस तरह का वाइट वाइट निकलेगा मिल्क टाइप। तो उसमें से भी क्या निकलता है, ये भी क्वेश्चन आता है। जो नेचुरल रबड़ होती है वो कौन से ट्री से निकलती है? जो नेचुरल रबड़ होती है, रबड़ 2 तरह की होगी। ऑब्वियस नेचुरल बात करें इसका मतलब आर्टिफिशियल भी होगी, लेकिन जो प्राकृतिक रबड़ है, नेचुरल रबड़ है, वो किससे बन रही है? लेटेक्स ट्री से निकलती है। लेटेक्स ट्री में ऐसे ट्री होता है, उस ट्री के आगे बाल्टी लगा देते हैं, थोड़ा खड्डा खोदा, उसमें पानी दूध गिरता रहेगा ड्रॉप करके, एक एक बूंद गिरती रहेगी, टप 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 करके बाल्टी भर जाएगी। वो पूरी की पूरी क्या निकलेगा? नेचुरल रबड़ निकलेंगे, लेकिन लिक्विड फॉर्म में। उस लिक्विड फॉर्म को सॉलिड करने के लिए किससे रिएक्शन करवाते हैं? सल्फर से। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये केमिस्ट्री का बता रहा हूँ, लेकिन आप नोट्स बना रहे तो नोट करते रहे सारी चीज़ें, है ना। लेटेक्स ट्री से जो लिक्विड टाइप का जो नेचुरल रबड़ निकलती है, उस लिक्विड फॉर्म को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड को किस में कन्वर्ट करने के लिए? सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किसकी? नेचुरल रबड़ की। इसका रिएक्शन करवाते हैं सल्फर से। किससे करवाते हैं? एस से मतलब है सल्फर, हिंदी में कहते हैं इसको गंधक। ठीक है, हिंदी में सल्फर को कहते हैं गंधक। तो इस सल्फर से रिएक्शन करवा के ये बन जाती है सॉलिड फॉर्म। और इस रिएक्शन को बोलते हैं क्या? इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन। तो ये पूछा जाएगा वल्कनाइजेशन में किससे रिएक्शन करवाते हैं, वल्कनाइजेशन में क्या होता है। तो वल्कनाइजेशन में हम नेचुरल रबड़ को सॉलिड बनाने के लिए सल्फर के साथ उसका रिएक्शन करवाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं वल्कनाइजेशन। हिंदी में ये मिलेगा वल्कनीकृत, है ना। वल्कनाइजेशन का ही लिख देंगे वल्कनीकृत। तो वल्कनीकृत मतलब ऐसे ही सीधा सीधा एक तरह से। तो प्लांट्स में या ट्री में इस तरह से वेस्ट होता निकलता है। इसमें ये वाला जो वेस्ट निकाल रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला दिख रहा है भाई, है ना। जैसे हम किससे निकालते हैं? लंग्स के थ्रू निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। करते हैं या नहीं करते? हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में कौन सा ऑर्गन हेल्प करते हैं? लंग्स। लेकिन प्लांट्स में कौन हेल्प करता है? प्लांट्स में भी क्या, देखो प्लांट्स में भी जब पौधे सांस लेते हैं या प्लांट सांस लेते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? प्लांट्स में कौन सी निकलती है? पक्का? जो प्लांट्स होते हैं या ट्रीज होते हैं उनमें कौन सी निकलती है भाई? कौन सी निकलती है? हाँ, कौन सी निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, उल्टा हो गया।
पक्का? जो रेस्पिरेशन पूछा मैंने, जो श्वसन, एक होता है फोटो, देखो दो चीज़ें होती हैं इसमें, फोटोसिंथेसिस होता है और एक होता है रेस्पिरेशन, श्वसन, वो भी सांस लेते हैं। लेकिन जब नॉर्मल सांस ले रहे हैं तो जैसे इंसान सांस ले रहा ना ऐसे ही वो ले रहे हैं। दो टर्म अलग अलग है, एक होती है प्रकाश संश्लेषण, एक है उसका श्वसन तंत्र, एक है फोटोसिंथेसिस, एक है उसका रेस्पिरेशन। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्लांट्स में या ट्रीज में वेस्ट निकालने की, तो उसमें मैं कह रहा हूँ रेस्पिरेशन सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को? श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र में क्या होता है, पौधों में भी क्या होगा, मान लिया, अच्छा ये करता है कौन है, वहाँ पे कौन ही लेता है, सांस छोड़ने लेने का काम कौन करता है? वहाँ लंग्स करते हैं, उनमें फेफड़े होते हैं। वहाँ पे कौन करता है? जो प्लांट्स के जो पौधे ये होते हैं ना, पत्ते, है ना, पत्तों में से क्या होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, छिद्र होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, छिद्र होते हैं, इस तरह के। दिख रहा है ये क्या दिखा रखा है कि पत्ता है, इस पत्ते में छोटे छोटे क्या होते हैं, वैसे भी ध्यान से देखोगे ना माइक्रोस्कोप लगा के तो अलग से दिख जाएगा, माइक्रोस्कोप से देख रखा है बेसिकली है। तो इसमें इस तरह के क्या होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, उनके थ्रू क्या होता है, ये सांस लेता है और सांस छोड़ता है, और लेना छोड़ना ये सब किसके थ्रू करता है? इसके थ्रू। और इसको क्या बोलते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार है, पिछली बार तो ये पकड़ ही रखा था एचएसएससी वालों ने। जो पौधे हैं अपना सांस किसके थ्रू लेते हैं? स्टोमेटा के थ्रू। इसके अलावा पौधे का ये पूछे प्रकाश संश्लेषण किसके थ्रू होता है? पत्ते तो होते ही होते हैं, लेकिन उसमें भी क्या होता है? स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। याद रहेगा। तो स्टोमेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ द प्लांट्स और ट्रीज के उसमें। हमारे पास तो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, इनके पास लंग्स का काम कौन कर रहे हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा से ही क्या हो रहा है, जैसे ये स्टोमेटा है, जब ये रेस्पिरेशन होता है, सांस लेते हैं तो क्या लेंगे? ओबीएस है, जब सांस लेंगे तो क्या लेंगे? ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। तो इस तरह से ये अपना वेस्ट निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए भी क्या है कि वेस्ट है, अगर रेस्पिरेशन सिस्टम की बात करें तो। याद रहेगा इतना? याद रहेगा भाई। श्वसन तंत्र नॉर्मल है, जैसे आदमी का सबका श्वसन तंत्र है, ऐसे ही इनका, ये भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। यहाँ तक कोई डाउट? जो आप बात कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड लेने की, वो किस में होता है? वो किस में होता है? फोटोसिंथेसिस, या हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में क्या कहेंगे अभी इसको? प्रकाश संश्लेषण। वैसे भी जहाँ पे फोटो वर्ड यूज होता है ना, फोटो हमेशा ध्यान रखना किसके लिए यूज होता है? फोटो जो वर्ड होता है इंग्लिश में, वो हमेशा किसके लिए? लाइट के लिए, प्रकाश के लिए यूज होता है। जहाँ भी फोटो आ जाए मतलब लाइट की बात हो रही है, प्रकाश की बात हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस में जो स्टोमेटा है, इस स्टोमेटा में इन क्या होता है? जब प्रकाश संश्लेषण की बात होती है, पौधे के खाना बनाने की बात होती है, तो इन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और आउट क्या होता है? ऑक्सीजन, है ना। ये होता है प्रकाश संश्लेषण का केस। याद रहेगा। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया भाई? इन दोनों बिल्कुल उल्टे हैं, रेस्पिरेटरी और ये दोनों के दोनों देखा, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। ये काम कब होगा वैसे? डे टाइम में, है ना। ये किस टाइम पे होगा? है ना, क्योंकि क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए, प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश मिलेगा तो ये संश्लेषण होगा, ये सिंथेसिस होगा, तभी होगा जब क्या मिलेगा? प्रकाश या लाइट। और प्रकाश या लाइट किस टाइम मिलती है? दिन में। इसलिए फोटोसिंथेसिस केवल किस टाइम होता है? डे टाइम, और नाइट टाइम में ये नहीं होता। इसलिए कहते हैं वैसे भी प्लांट्स के नीचे, ट्री के नीचे रात को सोना, है ना, कहते हैं ना रात को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को कोई ऑक्सीजन नहीं छोड़ रहे वो। ठीक है। तो प्लांट्स में इस तरह से, प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड है जो वेस्ट इस तरह से निकलता है भाई। ये भी एग्जाम्पल दिखा रखे हैं, इस तरह से जो बूंदे सी बन जाती हैं, सारे वेस्ट के एग्जाम्पल दिखा रखे हैं किस तरह से वेस्ट निकलता है। ये क्या है ना। ये फोटो देख के मुझे अजीब सा लगा वैसे तो, ये भी वेस्ट ही कहते हैं, वेस्ट है ना। बड़े चाव से खाते हैं, गूंद के लड्डू खा गूल गए, लेकिन यही है, ये वेस्ट है इसका। प्लांट्स के लिए क्या है? ट्रीज के लिए क्या है? ये
ट्रीज या प्लांट्स क्या निकालते हैं, इसको एज ए वेस्ट निकालते हैं, उनका वेस्ट प्रोडक्ट है या बाई प्रोडक्ट है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, पीपल के पेड़ का एक्सेप्शन है ना। पीपल के पेड़ ये कहते हैं रात को भी ऑक्सीजन छोड़ता है। अब पता नहीं कितना फैक्ट है, वैसे पढ़ा है ये ऐसे ही आता है ना। पीपल के पेड़ को बड़ा पवित्र इसलिए मानते हैं कि रात को भी क्या छोड़ता है, ये ऑक्सीजन छोड़ता है। आगे बढ़े भाई, समझ में आ रहा है भाई? अमन आ रहा है? उत्सर्जन तंत्र अब बात करेंगे हमें ह्यूमन के एक्सर्शन सिस्टम की। अभी जो प्लांट्स का जस्ट मैंने एग्जांपल दिखा दिया, ऐसे ऐसे होता है उनमें, है ना। उससे क्वेश्चन आते भी नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है वो आता है ह्यूमन बीइंग के एक्सक्रीटरी सिस्टम से। तो जैसे मैंने बताया 3 इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों आपने नोट कर लिए होंगे ना। यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड। ये किसका वेस्ट प्रोडक्ट है? प्रोटीन का, है ना। जब प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद ये निकलते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा जो यूरिया है हमारी बॉडी में कौन सा ऑर्गन बनाता है? हमारी बॉडी में जो यूरिया बनता है वो कौन सा ऑर्गन बनाता है? कौन बनाता है? लीवर। ये ध्यान रखना। ब्लड में से यूरिया बनाने का काम, है ना। ब्लड में जो आपके वेस्ट है, वेस्ट क्या हो सकता है? वो हो सकता है अमोनिया की फॉर्म में भी हो सकता है जो आपके ब्लड में बह रहा हो, या लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन है, जो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड हैं, अमीनो एसिड या अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है लीवर? यूरिया में। ध्यान रखेंगे भैया, हमारे ब्लड में ये ध्यान रखना, प्रोटीन जो भी वेस्ट होगी उसको किस में कन्वर्ट करने का काम करता है? यूरिया में कन्वर्ट करने का काम करता है। और वो कौन करता है? लीवर। लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं? यकृत। और ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है ना। ये इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, यही पूछ लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। लीवर क्या बनाता है? यूरिया बना दिया। अब ये यूरिया किसके अंदर मिल गया है? ब्लड के अंदर। या फिर से ब्लड के अंदर मिला दिया। अब ब्लड के अंदर से ये यूरिया निकालना है, तो इसको निकालने का जो काम करता है वो करती है किडनी। अब किडनी किस तरह की होती है वो देखते हैं एक बार। इसके अलावा सिंपल जो इन्फॉर्मेशन है किडनी की, इसका वेट पूछ लेते हैं कितना होता है। कितना वेट होता है किडनी का? कई जगह 140 ग्राम मिलेगा, 130 से 140 मिलेगा कहीं कहीं पे। 130 से 140 ग्राम के आसपास की एक किडनी होती है। और कितनी किडनी होती है हमारी बॉडी में? 2 किडनी होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं भाई? 2 किडनी होती हैं। हाँ जी, एक का, एक किडनी का, सिंगल किडनी का इतना वेट है। दोनों लगभग 300 ग्राम के आसपास, 270-80। हाँ जी दोनों का बराबर ही है भाई। ऐसे थोड़ी मेरा ये हाथ बड़ा है कि ये हाथ बड़ा है भाई, लगभग बराबर सही भगवान ने सिमेट्री बना रखी है। 2 ऑर्गन जो भी दे रखे हैं लगभग बराबर दे रखे हैं। आँख भी दोनों, किसी में एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्या कर रखा है? एक जैसा है। किडनी इस तरह की होती है, देखो जो किडनी निकालते हैं कुछ इस तरह की होती है। जस्ट ये फोटो दिखा रखा है, किडनी का जो शेप होता है इस तरह की होती है। कई बार आपसे शेप ही पूछ लेते किडनी की शेप कैसी होती है, तो किडनी की जो शेप होती है बीन शेप। ठीक है भाई, किडनी की जो बीन को हिंदी में क्या कहेंगे? राजमा। राजमा बीन को हिंदी में सेम या कुछ सेम, पता नहीं क्या। हाँ नहीं, फली तो नहीं है यार बीन का देखना हिंदी में सेम, सेम कुछ ऐसे आता है, सेम या सीम, पता नहीं, ऐसे ही कुछ होता है। हाँ सेम है ना। हाँ सेम की फली कह रहे हो आप, पर वो सेम है। हाँ राजमा भी शेप है। राजमा जो होता है ना, राजमा वही तो है देखो ऑप्शन में राजमा नहीं आएगा, ये तो श्योर मान के चलो। क्या है? चल काजू लगा लो, कुछ भी लगा लो, काजू बादाम जो भी लग रहा है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं आएगा। ऑप्शन में ये आएगा, ये ध्यान रखना। ऑप्शन में टिक ये करना है ना, वैसे कुछ भी सोच लो। कितनी है? 2।
अब देखो किडनी का फंक्शन दिखा रखा है इसमें किस तरह से होता है, एक बार ये देख लेना। ये हमारी दो किडनी, अगर यहाँ पे भी देखोगे ना तो ये जो राइट वाली किडनी होती है थोड़ी नीचे होती है, देख रही है पोजीशन इसकी और इसकी। ये किडनी लेफ्ट वाली थोड़ी ऊपर होती है, राइट वाली थोड़ी नीचे होती है। ये भी रीजन, इसका एक रीजन आता है किस वजह से होती है, तो ये होती है यहाँ पे होता है हमारा लीवर। लीवर की शेप आपने देखी तो इस तरफ कम होता है और इस तरफ ज़्यादा होता है, इस तरह का शेप होती है लीवर की, है ना। तो लीवर के प्रेशर की वजह से ये राइट वाली किडनी, कंटिन्यू कर सकते हैं कोई दिक्कत थोड़ी है ना, जो राइट वाली किडनी है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी नीचे हो जाएगी और लेफ्ट वाली किडनी थोड़ी ऊपर होती है। तो दोनों में अगर आप देखोगे थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर गैप है दोनों में। अच्छा फोटो का ही काम था मेन, तो अब चलो कोई बात नहीं, वैसे बता रहा हूँ, उससे इंपॉर्टेंट जब आ जाएगी लाइट तो दिखा दूंगा, है ना। इसमें किडनी में होता क्या है, एक तो किडनी जो जैसे ये बना रखी इस तरह की शेप की, तो इसमें जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। और जो अंदर वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, मेडुला। क्या बोलते हैं भाई, कॉर्टेक्स और मेडुला। दो पार्ट होते हैं किडनी के, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। किडनी के ये और नोट कर सकते हो जो इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं। किडनी से रिलेटेड एक वर्ड आता है, तीन चार इंपॉर्टेंट टर्म आएगी। एक आएगी नेफ्रॉन, ठीक है, एक आएगा नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल। ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म आ गई आपकी किडनी। जहाँ भी आप पढ़ोगे, चाहे आप इलूसेंट में पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, आपको हो सकता है तीनों टर्म कहीं ना कहीं मिल जाएं। इंपॉर्टेंट ये आएगी, नेफ्रॉन आएगी या बोमेन्स कैप्सूल आएगा, ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये आए या ना आए। तो किडनी में ये होते हैं जो मैंने वैसे बताया, इससे पहले जो बताया था वो ओवरऑल एक किडनी का बता दे। दो मेन पार्ट होते हैं, जो बाहर वाला होता है, जो बाहर की तरफ होता है वो होता है कॉर्टेक्स, और अंदर का पार्ट जो होता है वो होता है मेडुला। लेकिन जो सबसे छोटी यूनिट होती है ना किडनी की, जैसे हमने ब्रेन की पढ़ी है, नर्वस सिस्टम की है, ऐसे ही हमारी किडनी की सबसे छोटी यूनिट क्या है, सबसे छोटी यूनिट क्या है भाई, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन वो छोटी से छोटी इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, ऐसे ही आएगा वर्ड, ये आएंगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द किडनी या स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई, है ना। हिंदी में उसको कहेंगे, फंक्शनल को कहते हैं संरचनात्मक, और स्ट्रक्चर का हो जाएगा, नहीं उल्टा होगा, कार्यात्मक। सुनिए ये आप लोगों ने, कार्यात्मक और संरचनात्मक, पता नहीं भाई क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी है, तो वो कौन सी है भाई, नेफ्रॉन। तो किडनी में अगर आपका जो ब्लड है जो प्यूरिफाई हो रहा है, उसको प्यूरिफाई करते हैं नेफ्रॉन। ब्लड के अंदर जो पूरा का पूरा जो प्यूरिफिकेशन है वो किसके थ्रू हो रही है, नेफ्रॉन। जैसे हमारा लंग्स के अंदर अगर आप देखो गैसों का एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, एल्वियोली, याद है। गैसों का एक्सचेंज जो हमारा लंग्स के या फेफड़े के अंदर होता है वो कहाँ पे होता है, सबसे छोटी यूनिट है एल्वियोली। जैसे हमारा नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट है न्यूरॉन्स, मतलब मेन काम कौन कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स ही कर रहे हैं मैसेज को। यहाँ पे लंग्स में गैसेज का एक्सचेंज कौन करवा रहा है, एल्वियोली कर रहा है। यहाँ पे यूरिया निकालने का काम कौन करेगा, नेफ्रॉन। ये याद रखना, जो नेफ्रॉन होता है ये हेल्प करेगा हमारा ब्लड में से यूरिया जो हमारा वेस्ट है उसको निकालने का काम कौन करेगा, नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के अंदर ही अगर इसके अंदर पूछा जाए तो ये आ जाता है कई बार, जो शेप होती है ना नेफ्रॉन की, इसके अंदर एक कैप्सूल टाइप, एक कप टाइप की शेप होती है, जब आएगा तो दिखाऊंगा ये कैसे होती है। तो उस कप टाइप की शेप को बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल।
मतलब फिल्टर सा होता है, जैसे हमारी वो नहीं होती घरों में छलनी सी होती है, इस तरह का शेप होती है। यहाँ से ब्लड जाएगा, यहाँ से ब्लड की पाइप जा रही है, इसमें से छन छन के यहाँ गिर जाएगा नीचे यूरिया, ठीक है। और फिर वो जो कैप्सूल होती है यहाँ से एक पाइप सी जाएगी, ये पाइप कनेक्ट हो जाती है हमारी, ये कनेक्ट हो जाती है इस तरह से, यहाँ से जो पाइप जाती है कनेक्ट होती है यूरेटर से, ये होती है यूरेटर से। और यहाँ पे होती है फिर हमारी ब्लैडर, ब्लैडर जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है बेसिकली, है ना। यूरिन आपका इकट्ठा होता रहेगा, बनता रहेगा और फिर यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है यूरिन, फिर यूरेथ्रा आता है, यूरेथ्रा से ये यूरिन बाहर निकल जाता है। अब क्वेश्चन ये भी आता है, देखो यहाँ से हमारा बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल किसका पार्ट है? एक नेफ्रॉन का पार्ट है ना। नेफ्रॉन के अंदर ही क्या होता है? बोमेन्स कैप्सूल। ये पूरे के पूरे को पूरा बोमेन्स कैप्सूल है, बट जहाँ पे फिल्टर हो रहा है ना, ये मैंने बताया छन के गिर जाता है, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। जहाँ पे ये छन रहा है ना, जो छन छन के नीचे गिर रहा है, फिल्टर सा हो रहा है, इस पार्ट को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ओवरऑल जो ये पूरा मैंने स्ट्रक्चर बना दिया इस तरह की, पूरा कैप्सूल सा होता है, इसको क्या बोलते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। याद रहेगा, है ना। तो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल या नेफ्रॉन से हमारा ब्लड फिल्टर हो जाता है, यूरिया बाहर निकलेगा, यूरिया बाहर निकल के इससे यूरेटर के थ्रू किस में आ जाता है? ब्लैडर में, और ब्लैडर में हमारा यूरिन इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा होने के बाद यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा। अब क्वेश्चन ये भी आते हैं, जो यूरिन होता है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, जो यूरिन होता है उसका पीला रंग किस वजह से होता है? हल्का सा जो येलोइश कलर होता है यूरिन का, वो किस वजह से होता है? तो वो होता है यूरोक्रोम। क्या होता है भाई? यूरोक्रोम। ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या आएगा? जो यूरिन में स्मेल होती है, जैसे यूरिन में जो स्मेल होती है, कौन सी गैस की वजह से होती है? ठीक है, ये तो हो गया हमारा कलर। इसका कलर किस वजह से होता है? यूरोक्रोम। स्मेल किस वजह से होती है? तो अमोनिया की वजह से। जो स्मेल होती है किस वजह से होती है? अमोनिया। अमोनिया कैसे हो जाता है? निकलता तो यूरिया है ना, यूरिया निकलता है, बट 2-3 घंटे के बाद क्या होता है? जब यूरिया बाहर होगा तो यूरिया कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में। यूरिया 2-3 घंटे के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? वापस से अमोनिया में। इसलिए जहाँ देखा हुआ, जहाँ पे यूरिन ज़्यादा होता है वहाँ पे गंदी स्मेल आती है, तो वो स्मेल कौन सी गैस की होती है? अमोनिया की। याद रहेगा। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट आता है, जो यूरिन होता है उसमें कितने % यूरिया निकलता है? तो उसका जो रेशियो होती है उसमें 95% तो वाटर ही निकलता है। सबसे जो मैक्सिमम होता है यूरिन के अंदर 95% क्या होता है? वाटर। 2.7% होता है यूरिया। 2.7% क्या होता है? यूरिया। और 2% होते हैं दूसरे सॉल्ट। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है ये वाला 2.7% क्या होता है भाई? यूरिया। तो यूरिया निकलता है लगभग 2.7% के आसपास यूरिन में होता है यूरिया। फिर आता है, कई बार ये भी आता है, यूरिन के अंदर कौन सा विटामिन होता है ना। एक विटामिन, हमारा जो विटामिन जब हमने पढ़े थे, 2 विटामिन ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। कौन कौन से हैं? वो कौन से विटामिन हैं जो पानी में घुलनशील हैं? तो वह हैं विटामिन बी और सी। तो कई बार ऐसा ही होता है, जब ज़्यादा विटामिन चला जाता है सी वाला, तो सी वाला यूरिन में आ जाता है ना। तो कौन सा विटामिन अगर आपसे पूछे, बताइए यूरिन में कौन सा विटामिन होता है? तो वो होता है विटामिन सी। कई बार चोट लग जाती है तो कहते हैं यूरिन कर लो इसके ऊपर, सुना है ऐसा? तो उसका भी कारण कहीं ना कहीं ये होता है, जो विटामिन सी होता है वो बढ़ाता है इम्यूनिटी एक तरह से, है ना। विटामिन सी का यही तो होता है मेन फंक्शन, जो होता है विटामिन सी का क्या होता है? इम्यूनिटी बढ़ाना। तो कहीं ना कहीं इसमें विटामिन सी है, तो हो सकता है वहाँ पे काम कर जाए, हो जाएगा ये। इसके बाद ये पूछा जाता है, जो यूरिन होता है वो एसिडिक होता है या बेस होता है? जो यूरिन होता है वो एसिड होता है या बेस होता है? तो वो होता है एसिडिक।
कैसा होता है भाई, एसिडिक। याद इससे भी कर सकते हैं, विटामिन सी है इसके अंदर, है ना, विटामिन सी भी क्या है, एसिडिक है। वैसे भी देखा जाता है तो विटामिन सी किस में होता है, खट्टे फलों में। विटामिन सी किसके अंदर होता है, जितने भी खट्टे फल होंगे उनके अंदर क्या होता है, विटामिन सी। तो यूरिन में भी विटामिन सी है, तो विटामिन सी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम याद है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसका मतलब है कि यहाँ पे नाम में भी एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड मिला होता है यूरिन में, इसलिए यूरिन भी क्या होता है, एसिडिक होता है। पीएच इसकी आपको कुछ कुछ मिलेगी, कहीं पे कुछ मिलेगी, कहीं पे 6 मिलेगी, कहीं पे 6.4 मिलेगी, कुछ भी होगी, है ना। पीएच लगभग 6 से 7 के बीच में मिलेगी आपको अलग अलग बुक में। जो मैंने इसमें नोट कर रखा है वो 6 कर रखी है। पीएच कितनी नोट कर रखी है, 6। आपको हो सकता है लूसेंट में 6.4 मिल जाए या 3 मिल जाए, देख लेना कितनी है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में आएगा तो ऐसे ही आएगा, 6 की रेंज में 6.2, बाकी रेंज ऐसे आएंगी 2, 14, 10। तो आपको पता है कि 6 से 7 के बीच में क्या होती है, यूरिन की पीएच होती है ना। पीएच सबको पता है। पीएच से हम क्या मेजर करते हैं, पीएच से हमें पता लगता है कोई चीज़ एसिड है या बेस है। तो किसी चीज़ को एसिड या बेस होने का पता लगने के लिए हमने एक पैरामीटर है, एक यूनिट है मेजर करने के लिए, वो होती है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल से बेसिकली हमें पता लगता है कोई चीज़ एसिड है या बेस। पीएच में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ब्लड की पीएच का, है ना। ये पूछते हैं जो रक्त होता है उसकी पीएच कितनी होती है, कितनी होती है। जो ब्लड होता है उसकी पीएच वैल्यू होती है 7.4, ये फिक्स होती है। ये मान के चलो ये सारी जगह 7.4 ही मिलेगी, चाहे कोई सी बुक उठा लेना, हमेशा कितनी मिलेगी, 7.4 है, ठीक है। इसका मतलब ये एसिड है या बेस है, ठीक है। जो नहीं, जिसको थोड़ा सा भी नहीं पता उनके लिए जस्ट 1 मिनट ये है, पीएच जो होती है वो 0 से लेकर 14 तक स्केल होती है। पीएच को मापने की स्केल होती है 0 से 14। और जो न्यूट्रल होगी, ना एसिड है ना बेस है, वो क्या होगी, 7। जो बीच में होती है वो होती है न्यूट्रल या उदासीन, हिंदी में लिखते हैं उसको उदासीन, इंग्लिश में लिखेंगे न्यूट्रल। इसका एक एग्जांपल है वाटर। जो पानी होता है उसकी पीएच क्या होती है, 7 होती है। 7 से ऊपर वाले क्या होते हैं, बेस होते हैं, और नीचे वाले एसिड होते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो 7.4 है तो ये क्या है, हमारी बेस है ना। ये वीक बेस है, ना कि स्ट्रॉन्ग बेस है। जो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, जितनी ऊपर जाता जाएगा वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, जितनी नीचे आएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। याद है किसी को डाउट, समझ में आया भाई। ठीक है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट, इससे लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है जो मैंने शुरू में ही बताया था। 3 तरह के निकलते हैं, कौन कौन से जो वेस्ट निकलते हैं, या तो निकलेगा अमोनिया या, अच्छा अमोनिया का फार्मूला ही आ जाता है। कई बार आपको अमोनिया फार्मूला पूछ लेंगे, क्या होता है, NH3। ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जो अमोनिया का फार्मूला पूछ लेंगे, रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो अमोनिया का है NH3। मैंने एक चीज़ बताई थी, हर प्रोटीन में क्या होगा ही होगा, है ना। तो नाइट्रोजन होगा, वो नाइट्रोजन वहाँ से ही आ रहा, प्रोटीन से ये नाइट्रोजन आ रहा है ना। प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया अल्टीमेटली, उसी का तो वेस्ट है ना। किसका वेस्ट है ये, प्रोटीन का। तो इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन होना ही होना, ये तो श्योर है। दूसरा क्या है, यूरिया, और तीसरा क्या है, यूरिक एसिड। तो जो अमोनिया वेस्ट है, ये पूछा जाता है जो अमोनिया टाइप का वेस्ट है वो किस में निकलता है, तो ये निकलता है फिश में। जो फिश होती है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, उनका उत्सर्जन तंत्र होता है, उनका जो यूरिन होता है, उस यूरिन में क्या चीज़ निकलती है पानी के साथ, अमोनिया। जो फिश होते हैं, जितने भी पानी के अंदर के जो जीव होते हैं ना, पानी में रहने वाले जीव होते हैं, वो अपने यूरिन में कौन सा जो बाई प्रोडक्ट है या वेस्ट प्रोडक्ट है, वो क्या होता है उनका, अमोनिया। तो उनके साथ अगर देखोगे पानी में क्या होगी, साथ में अमोनिया, ये चीज़ निकलेगी उनके वेस्ट में। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। जितने भी मैमल्स होंगे, जितने भी स्तनधारी होंगे, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो सारे के सारे उनमें क्या निकलेगा, पानी के साथ
यूरिया निकलेगा एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, याद रहेगा। तीसरा है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का एग्जाम्पल आता है हमारा जितने भी जो बर्ड्स होते हैं ना, जो पक्षी हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, चाहे वो क्या होते हैं कौवा है, तोता, मैना, मोर, जितने भी बर्ड्स आएंगे वो किस कैटेगरी में आते हैं? यूरिक एसिड। तो उनका पानी, जो पानी के साथ क्या निकलेगा? यूरिक एसिड मिक्स होकर निकलेगा। हो जाएंगे तीनों। तो ये है भाई ओवरऑल एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें से एक इंपॉर्टेंट ये आ जाता है, अगर इसमें से नहीं, वो अलग से बता रहा हूँ। जो यूरिया है ना, यूरिया ऐसा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको लैब में तैयार किया गया था, है ना। लैब में तैयार किए जाने वाला सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? ऑर्गेनिक को हिंदी में कहते हैं कार्बनिक। ऐसा पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है जो लैब में तैयार किया गया? तो पहला कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? यूरिया। इसको लेबोरेटरी में तैयार किया था, याद है किसी को? किसने करा था? एफ वॉलर या एफ व्हीलर करके है कोई, देख लेना क्या है, लेकिन एफ करके, एफ व्हीलर या वॉलर, पता नहीं, ऐसे है। इस बंदे ने सबसे पहले यूरिया बनाया था, लेकिन आप देखना ये डबल ई या ओ आएगा, वॉलर या व्हीलर ऐसे करके, इन दोनों में। इसने बनाया था सबसे पहले लेबोरेटरी के अंदर यूरिया। और यूरिया हमारी बॉडी में कौन बनाता है? हमारे शरीर में कौन बना रहा था? लीवर, है ना। ये भी ध्यान रखना, हमारे शरीर में कौन बनाता है यूरिया? लीवर बनाता है। और लीवर के बाद जो यूरिया, इसको बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है? किडनी। और किडनी की सबसे छोटी यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक तरह से फिल्टरिंग यूनिट है। फिल्टर लगे हुए हैं, जैसे फिल्टर नहीं होते गाड़ी में, फिल्टर लगा देते हैं, ऐसे हमारी बॉडी में क्या है? फिल्टर लगे हुए हैं। किसकी फॉर्म में? नेफ्रॉन की फॉर्म में। हो जाएगा। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, यूरिक एसिड अगर आपकी बॉडी में, देखो बन तो ये सारी रही है, अमोनिया भी हमारी बॉडी में बन रही है ना, बन तो ये रही है, निकलता क्या है? अल्टीमेटली जो वेस्ट निकलता है वो किस फॉर्म में निकल रहा है? यूरिया की फॉर्म में। बन ये भी रहा हमारी बॉडी में, यूरिक एसिड ही बनता है, जो वेस्ट ये भी बनता है, बट जो लीवर होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? यूरिया में। अब यूरिया में कन्वर्ट क्यों करता है? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, है ना। ये भी माइंड में आ सकता है, ऐसे ना निकाल देते हैं, ये भी तो निकाल रहे हैं। यानी एसिडिक तो है, लेकिन इन चीज़ों में एक फ़र्क और है, जो अमोनिया होती है ना, ये सबसे ज़्यादा पॉइजनस होता है। अगर वेस्ट प्रोडक्ट में ये पूछे, तीनों वेस्ट प्रोडक्ट में सबसे जहरीला वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है? सबसे ज़्यादा जहरीला वेस्ट प्रोडक्ट है अमोनिया वाला। अमोनिया वाला सबसे जहरीला है, ये इससे कम है, और सबसे कम जहरीला है यूरिक एसिड वाला वेस्ट। ये याद रहेगा। ये मोस्ट पॉइजनस है, या जहरीला कह सकते हैं, मोस्ट पॉइजनस। ये सबसे ज़्यादा है, ये इससे कम है, ये सबसे कम है। ठीक है, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे। अब क्वेश्चन एक और आता है, इस तरह से आ जाएगा, यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाए बॉडी में तो क्या हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, पता नहीं कहाँ बनता है। नहीं, वो तो कैल्शियम ऑक्जेलेट तो होता ही होता है, बट यूरिक एसिड का जो मैंने पढ़ा, में भी ऐसा आपने पढ़ रखा है कहीं? जो मैंने पढ़ा है उसमें है, जो गठिया जोड़ सुना आपने, है ना, जॉइंट्स में, जो जॉइंट्स होते हैं आपके, इनमें दोनों में पेन हो जाएगा। बूढ़ों में बहुत होता है, बड़ी एज में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और इवन मेरे साथ एक लड़का था, वो तो 30 साल का ही था, उसकी हालत ऐसी हो गई थी, वो अपना नीचे नहीं उतर पा रहा था, मतलब ये ऐसे जकड़ गया था उसके पैर। किसकी वजह से? यूरिक एसिड बढ़ गया था। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जो आपके यहाँ हड्डियों के बीच में ना एसिड ज़्यादा हो जाता है, और वो एसिड क्या करता? पेन करता बुरी तरह, बहुत ज़्यादा पेन करेगा। एसिड होगा तो पेन करेगा नहीं करेगा? इससे पहले हमने एक एसिड और पढ़ा था, लैक्टिक एसिड से ही पेन होता है, याद है? वो कब बनता है? जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते, जिम में जाते हैं, पहले दिन जाकर पूरी जम के मारते हैं, पूरी डंबल वम्बल, तो क्या हो जाएगा? फिर आगे कहेंगे दर्द हो रहा है आज तो, है ना। तो वो पेन किसकी वजह से होता था? लैक्टिक एसिड।
इसका मतलब एसिड वैसे देखा जाए तो एसिड वैसे भी खतरनाक ही होते हैं ना, है ना। एसिड क्या होते हैं, खतरनाक ही होते हैं। तो लैक्टिक एसिड की वजह से वो वाला था, लेकिन ये वाला जो हो गया, अगर यूरिक एसिड ज़्यादा हो गया तो इसकी वजह से होता है गठिया रोग। गठिया या इंग्लिश में इसे कहते हैं गाउट या गाउट गोट, पता नहीं क्या है। GOUT इंग्लिश में कहेंगे GOUT गाउट, और हिंदी में कहेंगे गठिया। एक तरह से जोड़ों का जो दर्द होता है ना, बेसिकली वो होता है बिकॉज ऑफ यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से। याद रहेगा, हो जाएगा। क्या बातचीत चलती रहती है भाई? किसी को डाउट है भाई? यहाँ तक समझ में आ गया है? एक क्वेश्चन वैसे पेपर कर रहा था मैं, उस पेपर में ये भी आ रहा था यूरिया में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, यूरिया के अंदर कौन कौन सा तत्व होता है, क्या फार्मूला होता है? NH2 CONH2, है ना, ऐसे ही होता है ना। ये यूरिया का फार्मूला है वैसे, हालांकि आपके में नहीं आएगा सिंपल। उसमें क्वेश्चन वैसे ये पूछा गया था, जो यूरिया होता है उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। क्या होगा पंकज? कंटिन्यू करें? पक्का? ठीक है। कौन कौन से कंपाउंड है इसमें? नाइट्रोजन है, देखो N है तो नाइट्रोजन है, H है तो हाइड्रोजन भी है, C है तो कार्बन भी है, और O है तो ऑक्सीजन भी है। इसका मतलब यूरिया के अंदर क्या क्या है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। और जो यूरिया है, अगर आपने वैसे भी सुना होगा, यूरिया का यूज किस में ही होता है? हमारा फर्टिलाइजर्स में होता है ना, खाद में करते हैं। तो खाद में भी हम यूरिया देते हैं, किस लिए देते हैं? क्या होता है इसमें, कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है प्लांट्स के लिए? प्लांट्स को चाहिए नाइट्रोजन, प्लांट्स को क्या चाहिए? नाइट्रोजन। वैसे भी जो प्लांट्स के जो फर्टिलाइजर होते हैं ना, 3 इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको बोलते हैं NPK। जैसे हमारे अंदर हम कहते हैं ना, फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, इनको क्या क्या चाहिए? NPK। नाइट्रोजन, P से क्या है? फास्फोरस, और K से है पोटाशियम। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए प्लांट्स को, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। ये तीनों चीज़ें चाहिए, तभी यूरिया देते हैं। यूरिया में कौन सा होता है? नाइट्रोजन। यूरिया के अंदर क्या होता है भाई? नाइट्रोजन। अब इससे इंपॉर्टेंट एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है, मान लिया किडनी फेल होगी, है ना, किडनी क्या होगी? ये सबको पता है ना। किडनी अगर मान लिया दोनों की दोनों फेल होगी, एक किडनी फेल होने से दिक्कत होगी, है ना। अगर एक किडनी फेल हो जाती है तो हमारा जो फंक्शन है बॉडी का वो नॉर्मल ऐसे ही चलता रहेगा। 2 किडनी, अगर एक किडनी डेड होगी मतलब ख़त्म होगी, तो अगली किडनी क्या करती रहेगी? पूरा पूरा फिल्टरिंग ऐसे ही करेगी, 100% पूरा जो काम होना था वो सारा यही कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। सारी जो फिल्ट्रेशन है कौन कर लेगी? सिंगल किडनी कर लेगी। लेकिन दोनों ये भी चली गई तो, है ना, ये भी चली गई तो या तो अपने भाई बहू को ढूंढ लो, है ना। वैसे भाई तो देते नहीं, माँ बाप ही पकड़ने पड़ेंगे, है ना, वही थोड़ी दया कर लेते हैं। तो अगर किडनी फेल हो जाए तो एक तो ऑप्शन होता है किडनी ट्रांसप्लांट, वही सबसे बढ़िया है ना। किडनी अगर ट्रांसप्लांट हो जाए, क्योंकि 2 किडनी होते हैं, कोई एक किडनी अपनी दे दे तो उसकी भी नॉर्मल लाइफ चलेगी, है ना। एक किडनी दूसरे को दे देगा तो उसकी भी हो सकता है नॉर्मल हो जाए, है ना भाई। तो एक तो होता है किडनी ट्रांसप्लांट करा दो, या दूसरा ऑप्शन क्या है फिर? डायलिसिस। नहीं तो क्या करना पड़ेगा? डायलिसिस। आपको हॉस्पिटल में इस तरह से, मतलब आपको नहीं, मतलब जिसको भी किडनी की दिक्कत हो, भगवान ना करे ऐसा हो कभी, है ना, जिसकी भी किडनी की प्रॉब्लम हो जाए, किडनी फेल हो जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हफ्ते में लगभग आपने देखा हो जो किडनी वाले पेशेंट होते हैं ना, हफ्ते या 10 दिन में, हफ्ते में ही होता है, है ना, हफ्ते में एक बार जाएंगे
वहाँ पे ब्लड का क्या करवाएंगे, डायलिसिस करवाएंगे। डायलिसिस में क्या होगा, वैसे आपको पता लग गया होगा ना, डायलिसिस में से क्या निकाल रहे हैं, वेस्ट निकाल रहे हैं ना, जो यूरिया वगैरह है वही निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे हैं। जो भी हमारे ब्लड में 7 दिन में जितना भी यूरिया जमा हो गया होगा, डायलिसिस मशीन क्या करेगी, उसमें ब्लड लेगी, ब्लड एक पाइप से अंदर आएगा, उसमें से यूरिया बाहर निकाले, जैसे बोमेन कैप्सूल कर रहा था वहाँ पे, वो सारा क्या कर देगी, बाहर निकाल लेंगे यूरिया, और फिर से ब्लड को दोबारा वापस चढ़ा देंगे। बस ये होता है ना, प्यूरीफाई हो जाएगा, एक हफ्ता काम चल जाएगा, दोबारा फिर अगले हफ्ते चले जाओ, इस तरह से लाइफ चलती रहती है। हाँ जी, आंत है छोटी आंत, एक्सीडेंट हो गया था। तो मेरे से क्या उम्मीद है? हाँ नहीं ठीक है, वो तो बता रहे हो, अच्छी बात है। ना ना ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक है यार, अच्छी बात है, भगवान सब ठीक रखे। ठीक है, समझ में आ गया भाई, ये ख़त्म करें। इसके बाद एक लास्ट और चीज़ है कि किडनी, जो आर्टिफिशियल किडनी है वो किसने बनाई है ना, जो कृत्रिम किडनी है वो किसने बनाई, तो वो बनाई थी सुब्बा राव ने। क्या सुब्बो राव, अच्छा दिखेगा ही नहीं आपको, सुब्बा या सुब्बो राय, रॉय कहाँ के होते हैं वैसे? ये जो रॉय होते हैं, जैसे ऐश्वर्या रॉय, ये कहाँ पे होते हैं रॉय? हाँ है ना, बंगाली होते हैं। जो रॉय होते हैं ना, रॉय बनर्जी, ये सारे कहाँ पे होते हैं? बंगाल में होते हैं। तो सुब्बा राय भी बंगाल का, बट ये अमेरिका में काम कर रहा है ना, यूएसए में काम कर रहा है। इसने पहली आर्टिफिशियल किडनी बनाई है। आर्टिफिशियल समझ रहे हैं भाई, है ना, जो कृत्रिम किडनी है, बट ये इसने केवल एक्सपेरिमेंट किया है एनिमल्स के ऊपर। तो सिंपल क्वेश्चन आ जाए, पहली किडनी बनाने का श्रेय किसको है आर्टिफिशियल, तो वो है सुब्बो राय। हो जाएगा? चलो बहुत हो गया मेरे ख्याल से। क्वेश्चन पूछूं भैया? जो लास्ट में 10 क्वेश्चन होते हैं, एक बार वो पूछता हूँ, आपको कितना समझ में आया एक बार बताना, है ना। यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं ऑप्शन बता दूंगा आप लोगों के साथ के साथ। इसका ऑप्शन ये है, उससे पहले एक फैक्ट और नोट कर ले, जो हमारी किडनी होती है ना, डेली कितना ब्लड प्यूरिफाई करती हैं, तो वो करती हैं 180 लीटर। 180 लीटर ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो जाता है पूरे दिन में। क्या इतना ब्लड होता है हमारी बॉडी में? वेरी गुड। तो वही आ जाए ना, वही चलता रहेगा, साइकिल होगा, एक बार हो गया फिर आ जाएगा। यह आता है पूरे 24 आवर्स में कितना ब्लड प्यूरिफाई होता है, 180 लीटर। अगर 1 मिनट में पूछे तो 1 मिनट में आ जाता है 125 ml, मिलीलीटर। यहाँ पे लीटर है, ये है मिलीलीटर। 125 मिलीलीटर पर मिनट, 1 मिनट के अंदर इतना ब्लड प्यूरिफाई कर देती है किडनी, 125 ml। और पूरे दिन में करती है 180 लीटर, है ना, लगभग 100 लीटर का मतलब लगभग किलो ही लगा लो, 180 किलो, क्योंकि 1 लीटर लगभग 1 किलो के बराबर ही होता है। हम मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, मानव शरीर में यूरिया बनता है, 4 ऑप्शन है, लीवर, किडनी, तिल्ली, मूत्राशय। क्या है? वेरी गुड। मानव शरीर में रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन है। वल्कनाइजेशन कहाँ से आ गया भाई? वल्कनाइजेशन कहाँ होता है? ये ऐसे ही है, पूरी रात रामायण पढ़ी फिर गए सीता गोंदा, है ना, है भाई। वल्कनाइजेशन तो हमारा क्या कनेक्शन है?
अच्छा, बीच में कराना नहीं चाहिए क्या ना, जो चीज़ बढ़ा रहे हैं वही चीज़ बढ़ाते रहो। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हेमोलिसिस, डायलिसिस, ऑस्मोसिस, पैरालिसिस। क्या हो जाएगी? डायलिसिस। यूरिन का या मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है? पित्त के कारण, लसिका के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण, यूरोक्रोम के कारण? क्या होगा? यूरोक्रोम। किडनी की कार्यात्मक इकाई है एक्सोन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, धमनी। क्या है? नेफ्रॉन। डायलिसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? फेफड़े में, हार्ट में, किडनी में, लीवर में? कहाँ पे होती है? किडनी में। जब किडनी काम करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? शरीर में वसा जमा हो जाती है, शरीर में प्रोटीन जमा हो जाती है, शरीर में शर्करा जमा हो जाती है, रक्त में अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं, है ना। रक्त में क्या हो जाएगा? वेस्ट प्रोडक्ट जमा हो जाएंगे अगर किडनी काम करना बंद कर दे। अगला है, निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? लाइपेज, यूरिया, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। यहाँ पे पढ़ाई है हमने, है ना। कौन बनाता है यूरिया? लीवर। किडनी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम सल्फेट। किडनी में पाए जाने वाला मुख्य रासायनिक यौगिक कौन सा है? यूरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम। यूरिक अम्ल में और यूरिक एसिड एक ही बात है ना। पहले मैंने यूरिक अम्ल बोल दिया तो सारे चुप हो गए हैं भाई। यूरिक अम्ल को ही क्या कहेंगे? एसिड। ठीक है, यूरिक अम्ल, यूरिया आ जाए, कुछ भी आ जाए। अगला है, ये ऑलरेडी हो गया है। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स। द लिस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजीनियस वेस्ट इज। सबसे कम जहरीला नाइट्रोजनस वेस्ट है कौन सा है? पहले ही बता दिया, वेरी गुड। ठीक है, ये अलग है। ये भी अलग है, वैसे ये आपको आता है। द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? सिनेप्स। अमीनो एसिड्स आर ए बाई प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ। अमीनो एसिड किसका बाई प्रोडक्ट है भाई डाइजेशन का? अमीनो एसिड होते हैं प्रोटीन्स का, है ना। हो जाएगा यहाँ तक? करके आएंगे, पढ़ के आ जाएंगे, देख के आना भाई। क्या हुआ?